जय हिंद। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द कैनी नॉलेज पे। आज के इस वीडियो में मालगोदाम श्रमिकों के ऊपर चर्चा करेंगे, बात करेंगे। आज संडे है, फ्री टाइम है, किसी भी प्रकार का कोई काम नहीं है, खेती बाड़ी से भी छुट्टी ले लिया है क्योंकि कई सारे बंधु हमारे कहेंगे कि क्या हुआ, आपके खेत में क्या लगा हुआ है, खेती बाड़ी नहीं करते हो क्या। तो मैं इसीलिए सोचा कि पहले मैं ही बता दूँ। खेती बाड़ी से भी आज हमने छुट्टी ले लिया है और बिंदास एकदम फ्री टाइम है। संडे का समय है, 12:30 हो रहा है। आधा घंटा पहले मैं उठा हूँ और उठते ही दिमाग में ख्याल आया है क्यों नहीं आज हम अपने माल गोदाम भाइयों से, श्रमिक भाइयों से कन्वर्सेशन कर ले, भाईचारा से बात कर ले, उनके कुछ सवालों का जवाब दे दें। तो आज एकदम फ्री टाइम है। थोड़ा सा वीडियो लंबा भी होगा तो आप लोग झेल जाइएगा और वीडियो तो देखते हैं शुरू से लेकर अंत तक। चाहे मेरा वीडियो पसंद करने वाले लोग हैं वो भी देखते हैं और ना पसंद करने वाले लोग हैं वो भी देखते हैं, लाइक भी करते हैं, शेयर भी करते हैं। थोड़ा सब्सक्राइब रेशियो बढ़ाइए आप लोग, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। टू द पॉइंट टॉपिक पे आते हैं, कोशिश करते हैं बकैती कम हो, काम की बातें ज़्यादा हो। देखिए, पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि बेसिक सैलरी जो है लगभग 40,000 के आसपास हो जाएगा। तो कई हमारे बंधु जो हैं वो मैसेज किए यूट्यूब कमेंट सेक्शन में, व्हाट्सएप पे, और कई बंधु हमारे फ़ोन भी किए कि आपने जो बताया था कि मालगोदाम श्रमिकों का जो सैलरी है वो लगभग 40,000 के आसपास हो जाएगा, वो कैसे, वो बताइए। तो देखिए भाई मेरे, मैंने ये जो बताया था पहले हम समझ लेते हैं कि जो लास्ट वेतन आयोग में जो तय हुआ था 18,000 मिनिमम बेसिक, तो 18,000 बेसिक के अकॉर्डिंग अब क्या है कि कोई भी कर्मचारी, चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट के आधार पे हो, जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट किसी को रख रहा है, मालगोदाम में ही देखते होंगे कि कॉन्ट्रैक्ट सुपरवाइज़र और बहुत सारे मुंशी टाइप के लोगों को सेलेक्ट करते हैं। एक मुंशी का फ़ोन आया था, एक और कुछ कर्मचारी थे मालगोदाम में ही, उनका भी फ़ोन आया था कि भैया आप ये हमें बताइए कि आप बोले हैं 40,000 हो जाएगा तो वो कैसे होगा। तो मैंने उनसे पूछा कि अभी आपको क्या मिल रहा है, तो वो बोले कि अभी हमको 12,000 रुपये मिल रहा है। तो मैंने बोला ठीक है, 12,000 आपको मिल रहा है, तो आने वाले समय में आपको कैसे इजाफा होगा या कैसे आप इजाफा ले सकते हैं उस पर ही चर्चा करेंगे। तो देखिए अभी क्या है कि रेलवे में मिनिमम जो बेसिक है, मिनिमम जो सैलरी है वो 18,000 है। कॉन्ट्रैक्टर को रेल 18,000 रुपये मिनिमम देती है। वो कॉन्ट्रैक्टर जितने भी काम करवाएं, जितने भी लेबर से काम करवाएं, उसको पर लेबर के हिसाब से मिनिमम जो पेमेंट मिलता है रेल की तरफ से उस कॉन्ट्रैक्टर को, वो 18,000 रुपये मिलता है। अब 18,000 रुपये जो मिलता है वो 18,000 में से किसी कर्मचारी को 8,000 दे, 10,000 दे, 6,000 दे, 12,000 दे, वो उसके ऊपर है। लेकिन ये भी मैं जानता हूं कि किसी भी कर्मचारी को, किसी भी श्रमिक भाइयों को, किसी भी मुंशी को, किसी भी कोई भी सुपरवाइजर हो, किसी को 12,000 से ज़्यादा कॉन्ट्रैक्टर नहीं देता है। तो मिनिमम जो सेविंग करता है एक कॉन्ट्रैक्टर वो 6,000 रुपये करता है। मिलता तो 18,000 है रेल की तरफ से, उसको वो जितना मिल जाए। तो अब जो आगे वेतन आयोग का गठन होने वाला है उसमें डीए और सब कुछ फिटमेट फॉर्मेट जो है मिला लिया जाए, 1.8 या 1.9 या 2 पॉइंट कुछ भी मिला लिया जाए, तो मिनिमम जो बेसिक बनती है वो 35,000 रुपये बनती है। क्योंकि आप जानते हैं कि अभी जो महंगाई और बेसिक को मर्ज कर दिया जाए, अभी 53 और 2026 को जो वेतन आयोग लागू होगा तो उस वक्त लगभग 59 से 61%, 60% एवरेज मान लेते हैं, 60% डीए हो जाएगा। तो 18,000 जो बेसिक है वो, और 60% डीए का मतलब 11,000 मान लेते हैं, 18 छक 78, 10,800, यानी कि 28,800, जिसको हम 29,000 मान लेते हैं। और भी थोड़ा सा बढ़ोतरी 14%, 15% पिछले बार हुआ था, तो इस बार भी अगर वो कैलकुलेशन ले ले एक मोटा मोटी, तो मिनिमम बेसिक बन जाता है 35,000। यानी कि अब किसी भी कर्मचारी को, किसी भी श्रमिक बंधु को, चाहे वो सुपरवाइजर लेवल पे हो, चाहे वो मुंशी, मतलब कुछ भी हो, बहुत सारे पोस्ट हैं मालगोदाम में, कोई भी पोस्ट हो, तो मिनिमम जो उसको बेसिक मिलना है रेल के तरफ से वो 35,000 रुपये मिलेगा। अब वो कॉन्ट्रैक्टर अपना रख के उसको जितना दे दे। अब जो 12,000 रुपये मिल रहा है, तो वेतन आयोग लागू होगा तो वो उसके ऊपर भी प्रेशर होगा कि हम सैलरी बढ़ाएं।
तो जैसे कि अभी 18,000 में आपको 12,000 मिल रहा है और मिनिमम 35,000 भी होता है, तो आपको कम से कम भाई मेरे 24 से 25,000 तो मिलना चाहिए। तो ऐसे ग्रोथ तो होगा, लेकिन इस ग्रोथ के लिए आपका जो यूनियन आप लोग जो परमानेंट करते हैं, जो कि कई लोग उस पर भी आएंगे, कई लोग कह रहे थे पिछले वीडियो देख के कि क्या ऊंट पहाड़ के नीचे आ गया, आप ये बोल दिया ना। मैं कल भी नहीं बोलता था, आज भी नहीं बोलता हूं कि आपका जो संगठन यूनियन है BRMGSS, उसके द्वारा आपका परमानेंट हो जाए। ये तो मैं डिनाई करता आ रहा हूं। आप मेरा डे 1 का वीडियो उठा के देखिए, 2018-19 में जो बनाया था, तब से मैं बोलते आ रहा हूं कि नहीं होगा नहीं होगा। 2000 अभी 25 आ गया, 2000 अगर हम लोग अलाइव रहे, जीवन रहा, तो आगे भी आप देखिएगा 2035 में भी आप लोग हमारा वीडियो देखिएगा, मैं बनाऊंगा तो उसमें भी यही कहूंगा कि नहीं होगा, क्योंकि मैं जानता हूं नहीं होगा। फिर भी एक आपका जो यूनियन को करना चाहिए, वो क्या करना चाहिए जानते हैं? उसमें मुख्य रूप से उनको ये कहना चाहिए कि जो भी मालगोदाम श्रमिक है ना, उनको आप अपने पेरोल पे पेमेंट कीजिए। ये कॉन्ट्रैक्टर को हटाइए। ये कॉन्ट्रैक्टर अगर बीच से हट जाएंगे ना, तो आपको बहुत बेनिफिट होने वाला है। डायरेक्ट अभी जो आपको 10-12 मिल रहा है ना, तो अभी ही आपको 18 मिलेगा। उस वक्त आपको 20-22 मिल रहा होगा, तो उस वक्त आपको जो भी मिनिमम हो 35,000, 36,000, 40,000, 32,000, वो उतना मिलेगा। तो यदि ये बिचवलिया को हटा दिया जाए और वो शर्त वाइज पेरोल पे रख ले, आपको संविदा बेस पे किसी भी प्रकार से रख ले। जैसे कि अभी रेल में जो एक्स आर्मी मैन हैं, एक्स सर्विसमैन जो आर्मी से रिटायर हैं, वो रेल के अंदर एज अ गेटमैन काम करते हैं। पता कीजिएगा, उनका फिक्स सैलरी 24,000 कुछ, यानी कि 25,000 के रेंज में है। उनको 25,000 हर महीने मिल जाता है। यही अगर वो कॉन्ट्रैक्टर के पेरोल पे होते तो उनको 25,000 कभी नहीं मिलता, उनको भी 15,000 या 14,000 में लटका के रखता। तो ये अगर बीच से हट जाए और डायरेक्ट रेल अपने पेरोल पे आपको कर ले, तो ये सबसे बड़ी आपकी जीत होगी। और इस पे काम करना चाहिए आपकी यूनियनों को। आपका यूनियन अगर इस मुद्दे पे काम करती है, तो रेल को कोई घाटा नहीं होना है भाई मेरे, रेल को कोई घाटा नहीं होना है, क्योंकि रेल अभी भी उतना ही पैसा देती है। आपको फायदा होगा, आपको डेफिनेटली 100% फायदा होगा। तो जो हमारे साथीगण पूछ रहे थे कि कैसे होगा 35,000 या 40,000 आप जो बोलें, तो वो मैं बता दिया कि जो वेतन आयोग अभी आने वाला है 2026 में, उसमें आपका क्या होगा, सरकार जो अपने रेल कर्मचारियों को रेल कर्मचारियों का जो बेसिक बढ़ाएगी, तो मिनिमम जो पे होगा, उसी मिनिमम पे के अकॉर्डिंग ही रेलवे कॉन्ट्रैक्टर को पे करेगी। और कॉन्ट्रैक्टर आपको अब कितना देता है, तो ये उसके ऊपर है, आप लोग भी बार्गेन कर सकते हैं। तो सबसे बड़ी बात जो मैंने बोला कि अगर बीच से ये हट जाए और डायरेक्ट रेल आपको अपने पेरोल पे दे दे, तो आपकी सबसे बड़ी जीत होगी। आपको सबसे बड़ी जीत होगी कि कम से कम आपको मिनिमम सैलरी तो मिलेगा। चलिए, कई लोग सवाल पूछे हैं, उन सवालों को मैं ले लेता हूं। वीडियो मैं पहले ही बोला था कि आज एकदम फ्री हूं, लेकिन काम का ही बात करूंगा। तो मुझे लग रहा है, अगर आपको लग रहा है कि ये काम का बात है, तो आप वीडियो स्किप मत कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नेगेटिविटी करने से कुछ नहीं होगा भाई मेरे, मैं आपका भाई हूँ, मैं भला चाहता हूँ, बुराई नहीं चाहता हूँ। मैं कोई कॉन्ट्रैक्टर नहीं हूँ कि मेरे पॉकेट में पैसा जाएगा। मैं तो हालातों का मारा हुआ हूँ, इसलिए मैं आपको रियल एडवाइस देता हूँ। चलिए आगे आते हैं। कुछ हमारे साथी कमेंट किए हैं। पंकज कुमार सिंह जी हैं, वो कह रहे हैं कि हमने तो कुछ नहीं सुना, पूरा बजट सुना और कोई जिक्र नहीं आया। पता नहीं, वो देखिए, हर चीज़, इतनी चीज़ें होती हैं कि हर चीज़ बोला नहीं जाता है। कुछ अंडरस्टैंडिंग होता है, कुछ समझा जाता है। और आपका मुद्दा जो है ना, वो वेतन आयोग से है, और वेतन आयोग के लिए बोला ना जी, वेतन आयोग लागू होगा ना 2026 में, उससे आपको बेनिफिट होगा। चलिए आगे आते हैं। आगे देखते चलते हैं। आपको कुछ सवाल, कुछ बढ़िया कमेंट मिलता है तो उस पर जवाब देंगे। लेबर लोग को तो ठीक क्या है, ठीक भैया, पर BRMGSS फुल्ली जॉब होगा
पार्लियामेंट में तो 100% नहीं बोला, ये बोला 2025 में। ये सवाल मतलब इनका ये कहना है कि इसमें परमानेंट जॉब होगा कि नहीं। देखिए, परमानेंट जॉब तो नहीं होना, मैं पहले भी बोला हूँ, आज भी बोल रहा हूँ। आप लोग को अगर पेरोल डायरेक्ट दे दिया जाए एक मिनिमम बेसिक के अकॉर्डिंग, तो भी आपको बहुत बहुत बेनिफिट होगा, तो परमानेंट जॉब नहीं होगा। ठीक है, अब आते हैं BRMGSS में ज्वाइनिंग का समय, ज्वाइनिंग लेटर मिलेगा। तो BRMGSS एक यूनियन है, BRMGSS एक यूनियन है, वो आपके वेलफेयर के लिए काम करेगी। बस ये अपने कोर मुद्दे से भटक के दूसरा काम करने लगे हैं। तो BRMGSS में क्या वो जो ज्वाइनिंग लेटर वगैरह है, BRMGSS से ज्वाइनिंग लेके आप क्या कीजिएगा। BRMGSS से ज्वाइनिंग लेटर मिलेगा मीन्स व्हाट, मीन्स ये कि जो कॉन्ट्रैक्टर बीच में था वो कॉन्ट्रैक्टर हट गया, BRMGSS आपका एक नया कॉन्ट्रैक्टर बन गया। सरकार BRMGSS को अकॉर्डिंग टू लेबर जो है पेमेंट करेगी, और फिर वो पेमेंट क्या होगा, वो आपको बांटेगी। तो BRMGSS बीच में क्यों, आपका डायरेक्ट पेरोल होना चाहिए रेलवे से। अगर कॉन्ट्रैक्टर से ही होना है तो फिर तो कॉन्ट्रैक्टर और उसमें कोई मतलब नहीं। चलिए, BRMGSS में मुंशी और सरदार की सैलरी कितनी मिलेगी, तो भाई मेरे वर्तमान में वही जो हमारे कुछ भाइयों ने फ़ोन किया था, सरदार और मुंशी टाइप के ही थे, 10, 12, 14 यही सब। आगे चल के बढ़ेगा तो बढ़ेगा वेतन आयोग में, जो मैंने बताया। BRMGSS में अगर नौकरी होती है तो आखिर कब तक शिफ्टिंग किया जाएगा। देखिए, BRMGSS में नौकरी, यही बोल रहा हूँ कि भाई नहीं होगा ना, वो परमानेंट नहीं होगा। BRMGSS में आप सदस्यता लीजिए, BRMGSS में सदस्यता लीजिए। कई लोग BRMGSS में सदस्यता भी नहीं लिए हैं, वो तो डायरेक्ट अपना माल गोदाम में, कोई मुंशी बना है, कोई सरदार बना है, वो अपना काम कर रहा है। BRMGSS तो यार यूनियन है, वो आपको पेमेंट कहाँ से करेगी। अगर वो कॉन्ट्रैक्टर बनना चाहती है, वो अपने फायदे के लिए कुछ करना चाहती है, तो अलग बात है। ये समझिए, मैं BRMGSS जो यूनियन है उसका भी विरोधी नहीं हूँ, मैं ना आपका विरोधी हूँ, मैं सिर्फ एक सही बात बोलने की कोशिश करता हूँ। चलिए, लेबर कोड लागू कब होगा। देखिए, लेबर कोड लागू तो बहुत जल्द होगा। लेबर कोड में बहुत सारे बदलाव भी हुए हैं, लेकिन वो लेबर कोड जब लागू होगा तो बेसिक जो आपको बेनिफिट मिलने वाला है, और जैसे कि वही बिजली, पानी, पंखा और मेडिकल फैसिलिटी और लीव फैसिलिटी और ये तमाम टाइप का ये सब आपको बेनिफिट मिलेगा। लेबर कोड हमको लगता है इस साल के अंत तक लग जाएगा। बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारे सवालों को लेंगे नहीं, आगे फिर आगे आने वाले वीडियो में बनाएंगे। वीडियो में आप सुझाव दीजिए कि आप हमारे बातों से सहमत हैं, आपको मेरी बात पसंद आती है। पहले मैं बहुत तेज़ी से बोलता था, अब मैं थोड़ा धीरे धीरे बोलने की ही कोशिश कर रहा हूँ और समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं आपसे इंटरेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं चाह रहा हूँ कि आप मेरी बात समझें, और आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। जो भी आप हमारे वीडियो से समझ रहे हैं, सोच रहे हैं, सीख रहे हैं, वो आप कमेंट में कीजिए, बताइए। वो कमेंट को कलेक्ट करके वीडियो बनाएंगे ना, तो आपको भी बेनिफिट होगा, आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो उम्मीद है कि इस वीडियो में मैं बहुत सारे सवालों का जवाब देने का कोशिश किया हूँ, आपको समझाने की कोशिश किया हूँ, BRMGSS का रोल क्या है उसको बताने की कोशिश किया हूँ, आपका बेनिफिट कैसे होगा वो बताने की कोशिश किया हूँ, कैसे आप जो है ज़्यादा अमाउंट ले सकते हैं वो बताने की कोशिश किया हूँ। और BRMGSS के किसी भी लीडर को रेलवे में परमानेंट जॉब के नाम पे पेमेंट आप मत कीजिएगा, ये हर वीडियो में मैं डिस्क्लेमर के रूप में देता हूँ। ठीक है, अभी भी मैं बोल रहा हूँ, किसी को पैसा नहीं देना है। उसके जो पदाधिकारी हैं ना, वो ज़्यादातर दलाली का काम करते हैं, और BRMGSS का शीर्ष नेतृत्व क्या करता है वो मुझे नहीं मालूम है। अगर उनको, हमें नहीं लगता है कि उनको भी मालूम होगा या होगा, तो भाई पता नहीं है। लेकिन अगर कोई भी पदाधिकारी आपसे पैसा मांग रहा है कि इतना पैसा दे दो, मोटा मोटा अमाउंट मांगते हैं, कई लोगों का फ़ोन और मैसेजेस आता है कि वो इतना पैसा मांग रहा है कि परमानेंट कर देंगे, तो कुछ नहीं, किसी को कुछ पैसे देने की ज़रूरत नहीं है, वो परमानेंट नहीं कर पाएगा, उसके हाथ में कुछ नहीं है। तो इन सब चीज़ों से बचिए, फ्रॉड से बचिए, आप सही रहिए, क्योंकि इस तरह से रेल का भी छवि खराब होता है, और हमारे भोले भाले नौजवान जो हैं इन जैसे दलालों के झांसे में आ जाते हैं। तो किसी के झांसे में नहीं आना है, आप खुद सुरक्षित रहिए, अपने पैसे को सुरक्षित रखिए, और रेल की छवि को बनाए रखिए। रेल बहुत एक प्रतिष्ठित संस्थान है भारत में, और रेल के छवि को बना के रखना हम लोगों का कर्तव्य है, दायित्व है। तो
रेल की छवि को बनाए रखें। रेलवे के नाम पे घूसखोरी को बंद करना चाहिए, बंद होना चाहिए। होता नहीं है बैकडोर से एंट्री, मैं बता ही दिया हूँ, लेटरल एंट्री कुछ नहीं होता है। तो आपको जो बेनिफिट मिलेगा वो कैसे मिलेगा ये मैं आपको बता चुका हूँ। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपना ख्याल रखिए। टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।